नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आप सब स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स सीरीज में, तो उसी सीरीज में एक अलग ब्रांच के रूप में हम आज वर्ड्स सीरीज चला रहे हैं। आज वर्ड्स सीरीज का ये पहला लेक्चर होगा। तो आइए बात करते हैं वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, वर्ड्स के स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे करते हैं। तो इसी तरह तो देखिए, जो वर्ड्स है सेंटेंस में, लैंग्वेज में, मेन हम इसी को मीनिंग के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वर्ड्स क्या होता है, मीनिंग को रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम होता है, और ये मीडियम जो है पावर होता है। इसमें वर्ड्स इज द पावर। असल में हम जो लैंग्वेज स्टडी करते हैं उसमें वर्ड्स ही जो है प्राण तत्व होता है भाषा का, और उस भाषा के वर्ड्स की जब स्टडी करेंगे तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, देखिए मॉर्फोलॉजी का दो अर्थ होता है। एक मॉर्फोलॉजी जो बायोलॉजी में यूज होता है, वह स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। जीव जंतु कोशिकाओं की स्टडी, जब स्ट्रक्चर की स्टडी है उसको भी मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। लेकिन लैंग्वेज में जो वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की जब स्टडी करते हैं, वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी जब करते हैं उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी वर्ड कही जाती है। साथियों, वर्ड्स के पास पावर होता है। आनंदवर्धन इसे संस्कृत में, हिंदी ग्रामर में और संस्कृत ग्रामर शब्द शक्ति पढ़ते हैं। शब्द शक्ति, वर्ड्स के पास कैसे कैसे पावर होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। वो है कि जो आप बोल रहे हैं सामान्य अर्थ में उसका क्या मीनिंग है, किसी कंटेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग है, और फिर जो लिसनर है, जो हियरर है, वो उसका क्या सेंस लगा रहा है। ये होता है शब्द शक्ति। ये कंसेप्ट है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम सीधे बात करेंगे जो वर्ड्स है इसके स्ट्रक्चर में आखिर किसका स्टडी करते हैं। तो देखिए, मॉर्फीम का स्टडी करते हैं। अब एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, मॉर्फीम। ये मॉर्फीम क्या होता है? तो देखिए, लैंग्वेज साइंस में, लिंग्विस्टिक्स में जो मॉर्फीम का मतलब होता है मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट। मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके पास अर्थ हो, जो किसी अर्थ को रिप्रेजेंट करता हो। चाहे वो अर्थ फिजिकल हो, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे एक्शन के रूप में हो, किसी न किसी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए कि जैसे हम क्लास बोले, तो ये अब इस क्लास को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं CL और ASS ऐसे नहीं कर सकते हैं, फिर इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो एक ये जो क्लास है, यही इस वर्ड में सबसे मिनिमल यूनिट क्या है? ये क्लास ही है। और अगर हम क्लास को क्लासेस कर दें, क्लासेस करें, तो देखिए इसमें कितने यूनिट है? क्लास एक है और एक येस है। तो देखिए, एक यूनिट ये है और दूसरा यूनिट
ये है ईएस, तो इसके पास तो कंटेंट है, अरे इसके पास मीनिंग है। इसके पास क्या है, ईएस के पास क्या है, हाँ इसके पास भी मीनिंग है, इसके पास भी पावर है। और वो क्या पावर है, वो पावर है कि ये इस वर्ड को प्लुरल कर दे रहा है, प्लुरल में बना दे रहा है, बहुवचन कर दे रहा है। बॉय है, और अगर इसमें हम एस ऐड कर दिए तो ये एस के पास भी पावर है, इसके पास भी पावर है। इसके पास क्या पावर है, इसके पास पावर ये है कि इसको प्लुरल कर दे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एस की भूमिका है, तो ये भी एक यूनिट है। और बॉय जो था, ये जो बॉय है, ये इसके पास भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, ये भी मिनिमल यूनिट है, ये भी मिनिमल यूनिट है। यानी कि जब हम कहेंगे कि बॉयज में कितना मॉर्फीम, तो 2 मॉर्फीम, 2 मॉर्फीम्स। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि बॉयज है, इसमें 2 मॉर्फीम्स है। कौन कौन, तो एक बॉय और एक प्लुरल। ये क्लासेस में 2 मॉर्फीम्स है, एक क्लास और एक प्लुरल, तो दोनों से रियलाइजेशन कुछ कुछ हो रहा है। तो इसी को कहते हैं मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स आप समझ गए होंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज कह लीजिए या ऑफ वर्ड्स कह लीजिए, वर्ड्स भी कह ले या लैंग्वेज में भी। तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो मॉर्फीम है, एक और शब्द आप इसी में सुनेंगे, मॉर्फ। मॉर्फ, देखिए ये मॉर्फ क्या है, मॉर्फ भी मिनिमल यूनिट होता है, ये भी जो है मिनिमल यूनिट। लेकिन इस मॉर्फ के पास ये जरूरी नहीं है कि कोई मीनिंग हो। तो क्या जरूरी है, इस मॉर्फ के पास क्या होना चाहिए, तो फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फोनो यानी जिसको हम साउंड प्रोड्यूस कर सके, फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसका मॉर्फ का फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर होना चाहिए, भले इसके पास मीनिंग हो या ना हो। अगर ये मीनिंग है इसके पास तो ये मॉर्फीम हो गया, और अगर ये मीनिंग नहीं है तो ये मॉर्फ ही रहा। तो लीजिए, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात यहाँ पर मैं बोल दिया, और वो ये कि जितने भी मॉर्फीम्स होते हैं, मॉर्फीम्स जो भी है वो पहले मॉर्फ होता है और फिर वो मॉर्फीम भी होता है। इसका अपवाद कहाँ है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए कि जैसे मैं लिखा था क्लास और उसमें हम यस ऐड किया था, तो क्लास का भी फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है और ईएस का भी है फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। इसलिए ये दोनों मॉर्फ तो हैं ही, और चूंकि इनके पास मीनिंग भी है इसलिए ये मॉर्फीम भी है। बात क्लियर, स्पष्ट हुई? तो अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका अपवाद दिखा देते हैं कहाँ क्या है। जैसे हम बोल दिए कि फिश बोले, या जैसे शिप बोल दिए, शिप। तो चलिए शिप पर समझिए। ये शिप जो है ये सिंगुलर भी है और ये प्लुरल भी है। शिप का प्लुरल शिप्स नहीं होता है, ये शिप भी ही होता है। तो अब ध्यान से समझिए कि जब ये सिंगुलर फॉर्म में है तब तो यहां पर एक ही मॉर्फीम है, मॉर्फीम एक ही है सिंगुलर में। लेकिन जब यहां पर प्लूरल फॉर्म में है तो एक यहां पर जीरो है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, जिसका
ऑर्थोग्राफिकल यहाँ दिख भी नहीं रहा है, इसीलिए इसको फाई से हम ऐसे सूचित करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में मॉर्फीम तो एक ही है, लेकिन इस शिप में चूंकि ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, तो देखिए मॉर्फीम तो यहाँ 2 है, 2 मॉर्फीम्स, लेकिन मॉर्फ कितना है, वो 1 है, वो 1 मॉर्फ है। तो उसी तरह डियर, डियर का भी सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। तो जब ये सिंगुलर में है तब ये इसके पास 1 मॉर्फीम है, लेकिन जब ये अगर प्लूरल में यूज कर दिए हम, तो एक तो ये सिंगुलर वाला, और चूंकि यहाँ एस लगना चाहिए था तो वो नहीं लगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं। तो मॉर्फीम 2 है, लेकिन चूंकि फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एक ही का हो रहा है, इसलिए मॉर्फ एक ही है। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको 4 चीज़ें बता दिया इस लेक्चर में। वो क्या क्या? तो मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? तो द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। एक दूसरी बात मैं बताया कि मॉर्फीम क्या होता है, कि मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैं बताया मॉर्फ क्या होता है, मिनिमल फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, मिनिमल फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन लैंग्वेज। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि मॉर्फीम के पास मीनिंग भी है, उसका रियलाइजेशन भी है, लेकिन मॉर्फ के पास सिर्फ फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन है। सामान्यतः जितने भी मॉर्फीम्स होते हैं वो उतने मॉर्फ भी होता है। तो एक यहाँ पर एक और बात बताना, मैं वहाँ पर थोड़ा सा वो पहले ही बता देना चाहिए था। तो जब यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे ये शिप है और ये प्लूरल में यूज हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि 2 मॉर्फीम्स है। टू मॉर्फीम्स है, तो एक तो दिख रहा है और दूसरा दिख नहीं रहा है, तो उसको इस तरह से सूचित कर दिए, और इसी को कहते हैं जीरो मॉर्फीम। जीरो मॉर्फीम इसको बोले हैं। जीरो क्यों? जीरो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका कोई फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन वो रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको जीरो मॉर्फीम कहेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं बताया कि वर्ड्स की स्टडी के क्या होती है, मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फ क्या होता है, जीरो मॉर्फ क्या होता है। और इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फीम। ये जो वीडियो लेक्चर है, आप इसको पढ़ने के बाद फिर वर्ड्स को आप रटेंगे नहीं, फिर वर्ड्स को आप समझेंगे। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स या जनरली हम लोग क्या करते थे पहले कि वर्ड्स को हम रट जाते थे, इसका अर्थ ये होता है, उसका अर्थ ये होता है। एक्चुअली वर्ड्स को आप कितना रटेंगे? लाखों शब्द हैं, आप सबको रट थोड़े से पूरे डिक्शनरी याद थोड़े कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप रूल्स रेगुलेशन को समझ सकते हैं। तो यही तरीका है कि वर्ड्स के जो छोटे छोटे यूनिट है आप उसको समझिए, उसके बाद वर्ड्स आप खुद व खुद बनाने लगेंगे, या खुद एक कंटेंट देखेंगे, उससे उसका मीनिंग आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए, तो अब हम मॉर्फीम जब पढ़ लिए, तो मॉर्फीम होता कितना है? तो ये 2 तरह के मॉर्फीम होते हैं, एक फ्री मॉर्फीम और दूसरा बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम, समझिए इसको क्या है ये फ्री और बाउंड। फ्री मॉर्फीम हम उसको बोलेंगे जो अकेले जो एग्जिस्ट करे, जैसे पेन है, ये अकेले एग्जिस्ट कर गया। न्यू है, ये अकेले एग्जिस्ट कर गया। लेकिन अगर हम ISH, री, ED, ये सब अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
इसको एग्जिस्ट करने के लिए एक यहाँ पर कंटेंट वर्ड चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ भी कोई कंटेंट वर्ड चाहिए। तो जो मॉर्फीम अकेले एग्जिस्ट कर जाए, अकेले उसके पास पावर है कि वो किसी कंटेंट को रियलाइज करा दे, वो फ्री मॉर्फीम होता है। और वैसा मॉर्फीम जिसको एग्जिस्ट करने के लिए एक फ्री मॉर्फीम की ज़रूरत होती है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं बाउंड मॉर्फीम। तो अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे रीन्यू हमने लिख दिया, रीन्यू, इसको समझिए ध्यान से, या रिन्यूड कर दिया। तो देखिए अब इसको जब तोड़ेंगे तो री प्लस न्यू प्लस ईडी, तो ये क्या हो गया, रिन्यूड। तो न्यू का कंटेंट है, न्यू के पास कंटेंट है, इसीलिए रूट है, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन हम अगर री को अकेले करना हो तो री कोई वर्ड अकेले नहीं होता है, जब तक रीन्यू नहीं होगा तब तक इस री का कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए ये बाउंड है, ये हमेशा एक रूट के साथ आएगा। ईडी न्यूड ही कर देते हैं, नया एडजेक्टिव फॉर्म में न्यू को। तो ईडी अकेले नहीं आ सकता है, प्लेड में ईडी जो है अकेले नहीं आ सकता है, ये जब भी आएगा तो प्ले के साथ ही आएगा या किसी एक्शन वर्ड के साथ ही आएगा। तो इसलिए ये प्ले जो है ये फ्री मॉर्फीम हो गया, और ईडी, री, ये सब जो जितने भी सफिक्स, प्रेफिक्स, इनफिक्स, सरकमफिक्स जो भी होते हैं वो बाउंड मॉर्फीम होता है। तो बाउंड मॉर्फीम को आप ऐसे याद करिए कि द मॉर्फीम दैट कैन एग्जिस्ट alone, that can stand alone is called free morpheme, and the morpheme that can't stand alone, they always need a free morpheme to exist in the sentence, to exist in the word, that is bound morpheme. तो ये फ्री और बाउंड का डिफिनीशन हुआ। इस वीडियो लेक्चर में मैं यहीं तक बता रहा हूँ, इसका अगला पार्ट जो होगा फिर मैं बताऊंगा कि अब फ्री मॉर्फीम्स कितने तरह के होते हैं, फिर बाउंड मॉर्फीम्स कितने होते हैं, क्लास चेंजर क्या होता है, क्लास मेंटेनिंग क्या होता है, लेक्सिकल मॉर्फीम क्या होता है, कंटेंट वर्ड क्या होता है, फंक्शनल वर्ड क्या होता है, कंपाउंड वर्ड क्या होता है, ऐसे ऐसे वर्ड्स की जितने भी वेराइटीज़ है फिर हम उसमें पढ़ेंगे इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप देखिए और बार बार देखिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, और भी अगर कोई क्लियर है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको क्लियर करेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आप पसंद कर रहे हैं तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और इस पर कमेंट करिए, और आपका कमेंट ज़रूर देखेंगे और ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।